हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मॉक टेस्ट में। ठीक है, तीसरी मॉक टेस्ट है आपकी और 2 मॉक टेस्ट इस पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न होते हैं आपके इस मॉक टेस्ट में और एंड में आप जरूर बताइएगा कि 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP की सफलता का मुख्य संकेतक यानी की इंडिकेटर क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से राइट जवाब बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या है। दूसरा है प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सफल रोजगार या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवाओं का प्रतिशत है। तीसरा है केवल कंप्यूटर साक्षरता दर है और चौथा है 15 से लेकर 28 वर्ष की आयु वर्ग में नामांकन दर। तो आपको बताना है कि KYP जो होता है उसका मुख्य संकेतक क्या है, यानी मुख्य सफलता का मुख्य संकेतक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सफल रोजगार या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं का प्रतिशत जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट जवाब होगा, जो KYP की सफलता का मुख्य संकेतक यानी की इंडिकेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योग शुरू करने के लिए लाभार्थियों को 10 लाख तक के प्रोत्साहन की वित्तीय संरचना क्या है। यानी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो नए उद्योग स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए उसमें मिलता है, तो इसकी वित्तीय संरचना क्या है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक राइट जवाब होगा। तो 10 लाख का ब्याज मुक्त ऋण जिसे 10 वर्षों में वापस करना होगा। दूसरा है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण। तीसरा है 7 लाख का अनुदान और 3 लाख पर 4% ब्याज पर ऋण। और चौथा है केवल 10 लाख रुपए की पूंजी अनुदान जिसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट जवाब होगा। आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बहुत अच्छे से क्लास में भी कराया है, उस पर बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। तो आई होप आपको इसका राइट जवाब मिल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए की आपको अनुदान मिलता है, यानी सब्सिडी मिलती है, और 5 लाख रुपए को आपको 84 किस्तों में आपको इसको चुकाना होता है। ठीक है, 5 लाख रुपए आपको ब्याज मुक्त होता है जिसे 84 किस्तों में आपको चुकाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सामुदायिक निवेश निधि यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी CIF किस संस्थागत स्तर पर और किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है। तो CIF किसको प्रदान की जाती है, आपको बताना है कि जो CIF है यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है वो किसको मिलता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सीधे बैंक द्वारा उनके आंतरिक उधार को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF को, ताकि वे सरकारी योजनाओं को लागू करा सके। चौथा है ग्राम संगठनों को, जिसका उपयोग केवल सामाजिक सुरक्षा और प्रीमियम भुगतान के लिए किया गया। और चौथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को VOs या CLF के माध्यम से, जिसमें सामूहिक पूंजी की आधार को मजबूती मिले और सदस्य टिकाऊ आजीविका गतिविधियों में निवेश कर सकें। ठीक है, तो आप बताना है कि आपको किस लिए जो CIF जो फंड है किसको मिलता है और किस लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब होगा। CIF जो होता है स्वयं सहायता समूहों को VOs यानी और CLF के माध्यम से, जिसमें समूह की पूंजीगत आधार को मजबूती मिले और सदस्य टिकाऊ आजीविका गतिविधियों में निवेश कर सके, इसीलिए मिलता है। यानी जो ये जो पैसा मिलता है CIF जो मिलता है वो किसको, VOs को मिलता है, डायरेक्ट VOs को मिलता है, और उसके माध्यम से क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे सटीक अर्थ क्या है। तो व्यक्ति को उनकी योग्यताओं के अनुसार काम नहीं मिलता, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे हैं जहां अतिरिक्त श्रम का सीमांत उत्पादन शून्य है। तीसरा कह रहा है कि यह केवल कृषि और ऑफ सीजन में उत्पादन होता है जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है। और चौथा कह रहा है कि लोग वर्ष भर काम करते हैं लेकिन उनका वेतन उनके रहने की लागत से कम होता है। तो आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी को बहुत अच्छे से क्लासेस में मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, तो आई होप आपको पता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है और इसका जो सबसे सटीक अर्थ क्या होता है। तो एक ही काम यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे हैं जहां अतिरिक्त श्रम उत्पादन जो होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है उसका शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता यानी यूनिट असिस्टेंस की
लागत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुदान कितना होता है, यानी जो पैसे की फंडिंग होती है वो कितना कितना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र का 50 और राज्य का 50 होता है, केंद्र का 75 और राज्य का 25 होता है, केंद्र का 60 होता है और राज्य का 40 होता है, और तीसरा अंतिम कह रहा है कि केंद्र का 90 होता है और राज्य का 10 होता है। तो आप लोग को पता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसमें जो मैदानी क्षेत्रों के लिए जो अनुदान मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 60% केंद्र सरकार देता है और 40% राज्य सरकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या होता है, यही प्रतिशत जो कहता है 90 और 10 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 90% केंद्र सरकार वहन करती है और 10% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा। 60% जो है केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के संदर्भ में लेजर या खाता बही का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी प्राइमरी इसका वर्क क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल समूह की बैठकों में लिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड करना। दूसरा है प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य और बैंक के साथ समूह के वित्तीय लेन देनों का सारांश और बकाया राशि को अलग अलग खातों में व्यवस्थित करना। तीसरा कह रहा है कि समूह की वार्षिक आय और व्यय का सारांश तैयार करना। और चौथा कह रहा है कि केवल समूह की सदस्यता सूची का प्रबंधन करना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उसमें आपको बताना है कि लेजर और जो बही खाता का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी राइट जवाब होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य और बैंक के साथ समूह के वित्तीय लेन देनों का सारांश और बकाया राशि को अलग अलग खातों में व्यवस्थित करना गया। उसमें क्या होता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है, ये सारी चीजें, या आपने कोई उधार लिया है यानी ऋण लिया है, उसका सारी चीजों का अलग अलग खाता बही होता है और उसमें सारी चीजों की एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका संवर्धन में तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल असिस्टेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सदस्यों को मुफ्त में स्मार्टफोन देना है। दूसरा कह रहा है उत्पादन की गुणवत्ता, दक्षता और उपज यानी यील्ड में सुधार के लिए विशेषज्ञता यानी एक्सपर्ट नॉलेज प्रशिक्षण और उन्नत पद्धतियों का हस्तांतरण करना है। तीसरा कह रहा है सेल्फ हेल्प सदस्यों के लिए 100% सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना है। या चौथा कह रहे हैं कि केवल गैर उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल सहायता की बात करनी है आजीविका संवर्धन में या रोजगार की वृद्धि में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट जवाब होगा। उत्पादन की गुणवत्ता, दक्षता, उपज में सुधार और विशेषज्ञ ज्ञान प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुधन यानी लाइव स्टॉक कहते हैं आजीविका जैसे कि डेयरी और बकरी पालन को भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए एक आदर्श विकल्प क्यों माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पशुधन की बात करें और आजीविका के संदर्भ में बात कर रहा है कि इसको जो सीमांत और भूमिहीन किसान है उनके लिए एक आदर्श विकल्प क्यों माना जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि पशुधन के लिए 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहे हैं कि क्योंकि यह कृषि भूमि पर न्यूनतम निर्भरता के साथ एक स्थिर दैनिक मासिक आय का पूरक स्रोत प्रदान करता है। तीसरा कह रहे कि क्योंकि यह केवल उच्च शिक्षित युवाओं के लिए। और चौथा है क्योंकि इस पर कोई सरकारी टैक्स नहीं लगता यानी कोई टैक्स इस पर नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें इसका राइट जवाब क्या होगा। आई होप आपने क्लासेस को अटेंड किया हुआ है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट की हुई है, तो आपको इसका जवाब देना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब होगा क्योंकि यह क्या करता है कि भूमि कृषि पर न्यूनतम निर्भरता और एक स्थिर दैनिक आय प्रदान करता है। जैसे जिन किसानों के पास खेती वगैरह नहीं है वह क्या करते हैं कि मुर्गी पालन, बकरी पालन या डेयरी उत्पादन करते हैं और उनकी आजीविका के लिए एक अन्य जो है होता है अस्थायी स्रोत मिलता है। ठीक है, तो ये जो उनकी इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आंतरिक ऋण की चुकौती दर यानी रीपेमेंट रेट लगातार 80% से नीचे रहती है तो ग्रेडिंग के दौरान इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। जब ग्रेडिंग दी जाती है तो उसके तहत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है तो उसमें भी ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। जैसे आपके एग्जाम्स में जैसे आप पेपर देते हैं तो आपके नंबर के आधार पर किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर है उस आधार पर ग्रेडिंग आपको मिलती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि समूह को बैंक से 1 करोड़ या तत्काल ऋण मिलेगा। दूसरा है कह रहा है कि समूह को
ग्रेड ए से ग्रेड सी या उससे नीचे ग्रेड किया जा सकता है, जिससे बैंक लिंकेज के लिए अयोग्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि समूह को ब्याज सब्सटेंशन में 10% की वृद्धि प्राप्त होगी। और चौथा कह रहा है कि समूह को केवल 1 वर्ष के लिए ही आंतरिक उधार की अनुमति मिलेगी। तो अगर जो परिणाम क्या होता है, ग्रेडिंग का जो परिणाम होगा, उनको अगर ग्रेडिंग मिलती है तो उससे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह को ग्रेड ए से ग्रेड सी या उससे नीचे ग्रेड डाउन किया जा सकता है, जिससे क्या होता है, बैंक लिंकेज के लिए अयोग्य किया जाएगा। यानी अगर उनकी ग्रेडिंग खराब होगी तो क्या होगी कि बैंकों से ऋण लेने के लिए, यानी बैंकों से जो उनको ऋण मिलेगा डायरेक्ट, जो बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण ले सकते हैं, उसके लिए वो क्या हो जाते हैं, अयोग्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका राइट जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। अब आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थानों को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, इसके तौर पूछ रहा है कि कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में। तो भाग 9A जोड़ा गया था, भाग 10 जोड़ा गया था, एक्स का मतलब 10 होता है, और भाग 9 जोड़ा गया था, या अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक जोड़ा गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो भाग जो है आपको पता है कि भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था, और इसमें 29 विषय आते हैं, ठीक है, कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो पंचायती राज के लिए 9वां भाग जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए, और पंचायती राज से संबंधित जो है 9वां भाग में क्या है, 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, यानी 29 विषय इसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।